हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, आगे करेंगे इसको काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, राइट। तो एक्चुअली मैंने इस पे लेक्चर पहले ही बना दिया था बट मुझे वो डिलीट करना पड़ा, तो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर सकें। मूविंग ऑन, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज रिमेन इन कॉन्टीन्यूस मोशन। मोशन उनका कभी नहीं रुकता, अगर रुक जाएगा तो गैस विल ऑक्यूपाई डिफरेंट अ पर्टिकुलर शेप विच इज़ नॉट पॉसिबल इन नेचर। तो मतलब अगर मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूस मोशन में नहीं रहेंगे, किसी वक्त स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने का मतलब गैस की एक डेफिनेट शेप आने लगेगी, बट गैस की तो कभी डेफिनेट शेप देखी नहीं गई नेचर में। इट मीन्स गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी रुक नहीं सकते। वाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दिस रिजल्ट इन चेंज ऑफ देयर स्पीड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, राइट। उनकी स्पीड बदल सकती है कोलिजन के बाद। और मान लो पहले किसी की स्पीड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकाल के 2 जूल आ रही थी, तो बाद में उसकी स्पीड चेंज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैन टेक प्लेस। सो द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एनी इंस्टेंट आर नॉट द सेम। ये नहीं कि एक कंटेनर में हीलियम के पार्टिकल्स हैं, हीलियम के एटम्स हैं, हीलियम गैस भरी हुई है, तो उसका हर मॉलिक्यूल सेम स्पीड या एनर्जी से मूव करेगा। हर एक मॉलिक्यूल या एनर्जी की स्पीड डिफरेंट होती है, कुछ की सेम भी होती है, कुछ की डिफरेंट होती है, बट सभी की सेम होना इज़ नॉट पॉसिबल। दस वी कैन ऑब्टेन ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स if there are n number of molecules in a sample and their individual speeds are this, and the average speed will be given by this formula. ओके ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो इसीलिए ये लिखा है। मूविंग ऑन, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट रहे हैं, हैव शोन दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मैंने दोनों की ही डिपेंडेंसी बताई थी अपने लेक्चर में। मैक्सवेल डिराइव्ड अ रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड। मैंने जब इन दोनों को एक्सप्लेन किया था, इन दोनों टर्म्स को, और एक फॉर इक्वेशन भी लिखवाई थी, तो वही वाली इक्वेशन कह रहे हैं। फिगर 5.8 शो स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स शोन इन द प्लॉट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये कर्व भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली बताया था, सारे एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स में इसको कवर किया था। आप देख पा रहे हैं कि VRMS जो है वो थोड़ी दूर बनाई है इन्होंने भी V एवरेज और V MPS के कंपैरिजन में। द ग्राफ शोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग हाई एंड वेरी लो स्पीड इज़ वेरी लो। देखिए यहाँ पे भी ग्राफ बहुत छोटा, ग्राफ बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लो, वेरी लो और वेरी हाई स्पीड पे दोनों पे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम। द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। I hope this is much is clear to you. दिस इज़ वेरी क्लोज टू द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आप देख पा रहे हैं इसकी लाइन एवरेज स्पीड के काफ़ी पास बनाई हुई है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज। आप देख पा रहे हैं पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस डॉट पे थी, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस डॉट पे हो गई है। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ी है। ऑल्सो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रोडन्स एट हायर टेम्परेचर। देखिए पहले कर्व ब्रॉड नहीं था, सिर्फ इतनी ही विड्थ थी उसकी, अब विड्थ कितनी हो गई है, इतनी। तो इट मीन्स कर्व हैज़ ब्रोडन। ब्रोडनिंग ऑफ कर्व शोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग एट हाई स्पीड इंक्रीजेज। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हाई स्पीड पर रहने वाले पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रोडनिंग ऑफ कर्व ये इंडिकेट करता है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास एट द सेम टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल्स विद हैवियर मास हैव स्लोअर स्पीड। जो मोटी चीज़ें होती हैं वो कम स्पीड से भागती हैं। फॉर एग्जाम्पल एट सेम टेम्परेचर लाइटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन हैवियर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। हेंस एट एनी गिवन टेम्परेचर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव हायर वैल्यू ऑफ MPS as compared to chlorine molecules. Look at the molecular speed distribution curve of chlorine and nitrogen. ये कर्व आपको दो दे दिए हैं, राइट।
Though at a particular temperature the individual speed of molecules keep changing, distribution of speed remains constant. इसी को मैंने स्टीडी स्टेट कर बोला था और ये लाइन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखी है, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगैन. We know that kinetic energy of a particle is given by expression this. Therefore, if we want to calculate average translational kinetic energy, तो हम simply u की बजाय हम क्या लिख देंगे यहाँ पे. देखिए ये वाला चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये यू स्क्वायर और ऊपर इसका क्या मतलब बनता है, राइट. वेट अ मिनट. देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, हाफ एम यू वन स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल क्या होगा, हाफ एम यू टू स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या होगा, हाफ एम यू एन स्क्वायर. ऐसे चल रहा है बीच में, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या आ जाएगी मेरे पास, हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर सो ऑन अपॉन यू एन स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अब आप ये वाली टर्म को ध्यान से देखिए, क्या मैं वी आर एम एस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो क्या इस टर्म के बराबर आता है, सोचिए ज़रा. यस, इस टर्म के बराबर आता है. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ वी आर एम एस. देखिए, एक्सट्रीमली सॉरी. तो देखिए, देयरफॉर इफ़ वी वांट टू नो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये दिखा रही है वी आर एम एस का स्क्वायर. ओके. फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म. The mean square speed is the direct measure of average kinetic energy of the gas. देखिए इन्होंने लिखा है मीन स्क्वायर स्पीड. अब आपको v मीन स्क्वायर स्पीड और वी आर एम एस में डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर तो मैं वेलोसिटीज़ का वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन एन कर दूँ तो ये तो वी आर एम एस आती है. अगर मैं वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन एन कर दूँ तो ये वी मीन स्क्वायर स्पीड आती है. यहाँ पे क्योंकि हमने रूट नहीं लगाया तो इसलिए हमने आर वर्ड इससे पहले नहीं लगाया. यहाँ रूट लगाया इसीलिए आर वर्ड भी लगाया वी के सबस्क्रिप्ट में. अगर मैं आर वर्ड नहीं लगा रही और एम एस एस लिख रही हूँ, दैट मीन्स मुझे ये वाली टर्म लिखनी है और मुझे रूट नहीं लगाना. तो यहाँ ये बताइए, यहाँ पे क्या रूट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ. तो अगर मैं वी आर एम एस का स्क्वायर करूँ तो ये रूट हट जाता है. या फिर अगर मुझे वी आर एम एस ना लिखना हो तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकती हूँ, हाफ एम वी एम एस एस. अगर मैं वी आर एम एस लिख रही हूँ तो यहाँ स्क्वायर लिखूँगी और अगर मैं वी एम एस एस लिख रही हूँ तो वहाँ स्क्वायर नहीं करूँगी क्योंकि वी एम एम एस में रूट कभी था ही नहीं. वी आर एम एस में रूट भी था तो रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ा. तो ये कह रहे मीन स्क्वायर स्पीड वी एम एस एस इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. और अगर मैं बोलूँ स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज़ द डायरेक्ट मेजर तो वो भी बात बिल्कुल ठीक है. If we take square root of mean of the square of the speeds, then we got a value of speed which is different from most probable and average speed. इसको यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा गया है. ओके. फिर इन्होंने बताया कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज और एमपीएस में कौन सबसे बड़ी होती है. मैंने आपको इसको राम से याद करने को कहा था कि आर वाली स्पीड सबसे ज़्यादा, देन एवरेज वाली एंड देन मोस्ट प्रोबेबल वाली. फिर इन्होंने ये रिलेशन भी दे दिया है जो मैंने आपको लेक्चर में भी लिखवाया है. अब हम आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे. So far we have learnt laws which are concise statement of experimental facts observed in the laboratory by the scientist. Conducting careful experiment is an important aspect of scientific method.
and it tells us how the particular system is behaving under different conditions. However, once the experimental facts are established, a scientist is curious to know why the system is behaving in that way. पहले हमने एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्वेशन लिखी, फिर हम सोचते कि ये वाली चीज़ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, गैस लॉ हेल्प अस टू प्रिडिक्ट दैट प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन वी कंप्रेस गैसेज. मतलब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, कंप्रेस. अ थ्योरी इज कंस्ट्रक्टेड टू आंसर सच क्वेश्चंस. थ्योरी इज अ मॉडल दैट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर आवर ऑब्जर्वेशंस. मान लो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, फिर उसके ऊपर मैंने एक थ्योरी या कंटेंट लिख दिया, तो मैं थ्योरी पढ़ूंगी, फिर मुझे समझ आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है. तो थ्योरी इज अ मॉडल दैट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस. द थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू एल्यूसिडेट द बिहेवियर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. Assumptions or postulates of kinetic molecular theory of gases are given below. These postulates are related to atoms and molecules which can't be seen. Hence, it is said to be microscopic model of gases. तो KTG वाली थ्योरी को, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस भी कहते हैं. तो मैंने बोला था गैस, अब हम इसके जो NCERT पोस्टुलेट्स मेंशन करते हैं उसको पढ़ते हैं. गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स. मैंने बताया था एवोगैड्रो नंबर की रेंज के होते हैं. दैट आर सो स्मॉल, एंड मैंने बताया था गैस मॉलिक्यूल्स की 3 प्रॉपर्टी होती है: वेरी स्मॉल पॉइंट साइज्ड पार्टिकल्स, राइट, स्फेरिकल इन शेप, एंड हार्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक. So far apart on an average that actual volume of the molecules is negligible in comparison to empty space between them. They are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gases. दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स. देखिए मैंने दूर दूर बनाए हैं 4 पार्टिकल्स, उनको कंप्रेस कर दूंगी तो पास आ जाएंगे. ठीक है, तो दूर दूर रह रहे हैं मतलब इनके भी इनका जो वॉल्यूम अभी ऑक्यूपाई है वो बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू देयर एक्चुअल वॉल्यूम. और मैं इसीलिए हम उनको कंप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि दूर दूर हैं तो पास पास लाने को ही कंप्रेशन कहते हैं. There is no force of attraction between particles of gas at ordinary temperature and pressure. This support for the assumption that the support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them. अगर गैस के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो वो कभी फैल ही ना पाते, दूर दूर जा ही ना पाते. बट वो ऐसा नहीं है, वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करते. दैट मीन्स देर इज़ नो अट्रैक्शन और रिपल्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर. Particles of a gas are in constant and random motion. If the particles were at rest and occupied fixed position, then a gas would have a fixed shape which is not observed. ये भी मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन. ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर. तो ये भी कोई इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है जो मैं समझाऊँ. पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. Collisions of gas molecules are perfectly elastic. This means that total energy of molecules before and after collision remains same. There may be exchange, मतलब redistribution of energy can take place, but there will be not loss of kinetic energy. मतलब individual energies change हो सकते हैं, but total energy of system will remain conserved. इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए टोटल एनर्जी कंजर्व ना रहती, तो मतलब एक टाइम आता है जब एनर्जी घटते घटते ज़ीरो हो जाती. दैट मीन्स एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब होता मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे आ जाते, तो वो एक शेप एक्वायर कर देते जो नेचर में कभी भी देखा नहीं गया. दैट मीन्स देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये पॉइंट भी मैंने अपने KTG के पोस्टुलेट्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यू कैन रेफर दैट. एट एनी पर्टिकुलर टाइम different particles in the gas have different speeds and hence different kinetic energies. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, 1 मिनट, आई थिंक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा है, बट दिख रहा है फिर भी, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लेक्चर. एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स.
कह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड्स एंड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज. दिस assumption is reasonable because as the particles collide we expect their speed to change. Even if initial speed of all the particles was same, molecular collision will disrupt this uniformity. Consequently, the particles must have different speeds which go on changing continuously. It is possible to show that individual speeds are changing, distribution of speed remain constant at a constant temperature. लास्ट वाला पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए, स्टीडी स्टेट की स्टेटमेंट है. ऊपर वाला पॉइंट ये कह रहे हैं, मान लीजिए जब हम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते तो मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड है, हर एक गैस मॉलिक्यूल की सेम स्पीड है, बट वो कोलाइड करेंगे कुछ वॉल ऑफ कंटेनर से कुछ आपस में, तो वो क्या करेंगे, उनकी स्पीड आपस में बदल जाएगी. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम रहे. डिफरेंट स्पीड्स होती है, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं. If a molecule has variable speed, then it must have variable kinetic energy. Under these circumstances, we can talk only about average kinetic energy. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature. ये मैंने point लिखवाया था. It is seen that on heating a gas at constant volume, pressure increases. देखिए पी वी इज इक्वल टू NRT से अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी गैस को हीट करूँगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा. ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली, दस एक्सर्टिंग मोर प्रेशर. तो KTG allow us to derive theoretically all the gas laws studied in previous sections. तो KTG से हम हर एक गैस लॉ को डिराइव कर सकते हैं. जैसे हमने ये वाला लॉ डिराइव किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस based on KTG agree very well with the experimental observation and thus establish correctness of this model. ये कह रहे हैं कि KTG का जो postulates होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने बस एज्यूम कर लिए, ये एक्सपेरिमेंटली भी डाटा से कोरिलेट करते हैं. जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और जो हमने postulate बनाया है वो आपस में मिलते हैं. तो ये एक सक्सेसफुल पार्ट है, करेक्ट है ये मॉडल, राइट. अब बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज एंड डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये वाला पॉइंट पढ़ना है. आर थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ गैसेज करस्पॉन्ड्स वेरी वेल विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. थ्योरेटिकल मॉडल यहाँ KTG को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ करस्पॉन्डेंस रखता है. डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन वी ट्राई टू टेस्ट हाउ फार द रिलेशन PV is equal to NRT reproduce actual pressure volume temperature relationship of gases. To test this point, we plot PV versus P plot of gases because at constant temperature PV will be constant and PV versus P graph at all pressures will be a straight line parallel to x axis. आपको पता है PV versus P ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है फॉर आइडियल गैसेस एंड इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. तो ये ग्राफ यहाँ बना रखा है, ठीक है. तो अगर मैं इस ग्राफ को पढ़ूँ तो ये ग्राफ भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. मैंने इसमें y एक्सिस पे z रखा था, इन्होंने PV रखा है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी रख सकते थे. बस हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना था जिसमें आइडियल गैस की लाइन हम शो कर सकें. It can be easily seen that at constant temperature PV versus P plot for real gases is not a straight line. जैसे आइडियल गैस की जा रही है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वैसे ही CO CH4 की जा नहीं रही. दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. दैट मीन्स ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही. अगर आइडियल बिहेवियर शो करती तो ये लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. टू टाइप्स ऑफ कर्व्स आर सीन इन द केसेस फॉर डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम. एज द प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो PV की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है. एज प्रेशर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ PV ऑल्सो इंक्रीजेज. देखिए अगर कोई भी ग्राफ मैं ऐसे बनाऊं तो इट मीन्स अगर मैं x एक्सिस की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ दैट मीन्स y एक्सिस की वैल्यू भी उसकी बढ़ रही है. जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो ये हाइड्रोजन का ये रहा ग्राफ, वैसे वैसे PV की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉट is seen in the case of other gases like carbon monoxide and methane. In these plots first there is negative deviation. पहले ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है आइडियल बिहेवियर से. द PV वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन प्रेशर और एक मिनिमम वैल्यू तक रीच कर रही है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस,
ठीक है। आफ्टर दैट पीवी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, उसके बाद देखिए पीवी का जो ग्राफ है वो बढ़ने लग गया है। द कर्व देन क्रॉसेज द लाइन फॉर आइडियल गैस, अब देखिए इसने ये आइडियल गैस वाली लाइन को क्रॉस किया और ऊपर की तरफ जाने लग गया। एंड आफ्टर दैट शोज पॉजिटिव डिविएशन कॉन्टिन्यूसली। इट इज दस फाउंड दैट फॉर रियल गैसेज that real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all conditions। रियल गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पर फॉलो नहीं करती। अब ये जो ग्राफ है ये मैंने अभी कल ही एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें बहुत डिटेल में बताया है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी ग्राफ को, बस मैं एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर देती हूँ इसकी। Deviation from ideal behavior also become apparent when pressure versus volume graph is plotted. The pressure versus volume plot of experimental data and that theoretically calculated from Boyle's law should coincide। कह रहे अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह हर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पे बिहेव करती तो जो आइडियल गैस वाला ग्राफ है ऑरेंज वाला और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो आपस में कोइंसाइड करता, बट ऐसा नहीं हो रहा। अब ये कह रहे हैं इट इज़ अपेरेंट दैट एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज़ मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। कह रहे हैं हाई प्रेशर पर जो मेजर्ड वॉल्यूम है, मेजर्ड यहाँ पे क्या आएगा और कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब आइडियल, मेजर्ड मतलब रियल। तो जो मेजर्ड वॉल्यूम है और जो आइडियल वॉल्यूम है उसमें से जो मेजर्ड वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा आ रही है। एट लो प्रेशर्स मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोचेज ईच अदर, यहाँ पे लाइन थोड़ा सा कॉन्साइड करने की टेंडेंसी रखती है, तो इसलिए ये अप्रोच ईच अदर। इट इज़ फाउंड दैट रियल गैसेज डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ perfectly under all conditions। Now two questions arise: why does gas deviate from ideal behavior? What are the conditions under which gas deviate from ideality? देखिए इसमें सिंपली सी ये बात है कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करती हूँ और प्रेशर को इंक्रीज़ करती हूँ तो गैसेस पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है कम डिस्टेंस होने की वजह से उनके बीच में। तो और हमने क्या कहा था कि रियल आइडियल गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे गैसेस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डिविएट हो जाते हैं। सिमिलरली जब वो पास पास आ जाते हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के टाइम पर, तो उनका जो वॉल्यूम होता है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। यही सब आगे वाले पैराग्राफ्स में लिखा है, ये मैंने अपनी लेक्चर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम पढ़ते हैं। We got the answer of first question. If we look into postulates of KTG once again, we find two assumptions of the KTG do not hold good। तो आपको अगर क्वेश्चन ये थ्योरी क्वेश्चन आता है स्कूल के एग्जाम्स में कि कौन से दो पॉस्टुलेट हैं केटीजी के जो हर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पर गुड होल्ड नहीं रखते, तो ये है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो ये दोनों पॉस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं। इसका रीज़न मैंने अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया और ये रीज़न मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए इफ एजम्पशन ए इज़ करेक्ट देन गैस विल नेवर लिक्विफाई। गैस लिक्विड में तभी कन्वर्ट होती है जब उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है और वो पास पास आके रुक जाते हैं, तभी वो गैस लिक्विफाई हो पाती है। अगर पहला पोस्टुलेट होता कि अट्रैक्शन नहीं हो सकती तो मॉलिक्यूल्स कभी पास पास आ ही ना पाते और लिक्विड में कन्वर्ट हो ही ना पाते। हाउएवर वी नो दैट गैसेज डू लिक्विफाई व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड। ऑल्सो लिक्विड्स फॉर्म्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। वो कह रहे हैं और अगर एक बार लिक्विड बन जाए तो वो डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने पे। दिस मीन्स दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन आर पावरफुल इनफ एंड प्रिवेंट स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टाइनी वॉल्यूम। इफ एजम्पशन बी इज़ करेक्ट, अगर एजम्पशन बी हर टेम्परेचर पे करेक्ट होती तो पीवी ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली चीज़ करेक्ट होती वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो ये जो हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया ये कॉन्साइड कर जाता, बट ये कॉन्साइड नहीं कर रहा, तो इट मीन सेकेंड एजम्पशन भी गलत है, वो हर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पर फॉलो नहीं हो पा रही। नाउ
Real gases show deviation from ideal gas law because molecules interact with each other. ऐसा नहीं है कि molecules में कोई attraction या repulsion नहीं होती. High pressure पे molecules are very close to each other. Molecular interaction start operating. At high pressure, molecules do not strike the wall of container with full impact because they are dragged back by other molecules due to molecular attractive forces. This affect the pressure exerted by molecules on the wall of container. Thus, pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by ideal gas. तो ये मैंने जब प्रेशर करेक्शन टर्म बताई थी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो प्रेशर आइडियल होता है वो ज़्यादा होता है प्रेशर रियल से. ये आपको यहाँ से भी क्लियर हो पा रहा है क्योंकि रियल गैस जब प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसको पीछे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा होता है, तो उसका नेट जो प्रेशर होता है वो उतना नहीं आ पाता जितना आइडियल गैस का आ पाता है. अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएगा. Repulsive forces also become significant. Repulsive interactions are short range interactions and are significant when molecules are almost in contact. दिस इज़ अ सिचुएशन एट हाई प्रेशर. प्रेशर हाई करने पे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और उनमें रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है. द रिपल्सिव फोर्सेस कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज स्मॉल बट इनपेनिट्रेबल स्फीयर्स. ये नहीं है कि रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे. अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस उनमें लगेंगे. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी these are now restricted to volume V minus NB where NB is the approximately total volume occupied by the molecules themselves. Here B is a constant. Having taken into account corrections for pressure and volume, we can rewrite equation this. ये है वॉन्डर वॉल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस. चलिए इक्वेशन 5.31 इज कॉल्ड वॉन्डर वॉल इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. कांस्टेंट a एंड b आर द वॉन्डर वॉल कांस्टेंट्स एंड देयर वैल्यू डिपेंड अपॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस. ये भी मैंने पॉइंट लिखवाया था कि ए और बी जो होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं. वैल्यू ऑफ ए इज मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स विद इन द गैस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस. ये नहीं कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पास आते जाते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा एक्सपीरियंस करते नहीं. ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस पे डिपेंड करेगी. Also at very low temperature, intermolecular forces become significant as molecules travel with low average speed. They can be captured by one another due to attractive forces. कह रहे हैं as molecules travel with low average speed. अगर वो तेज़ तेज़ मूव नहीं कर रहे मतलब उनके पास टाइम है टू इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स. अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ तेज़ मूव कर रही है तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता टू इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर आर सच दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. द रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेज जीरो. प्रेशर अप्रोचेज जीरो मतलब वॉल्यूम अप्रोचेज इन्फिनिटी. वॉल्यूम अप्रोचेज इन्फिनिटी मतलब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और सिर्फ तभी ही रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है. तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए और एक ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए. ओके The deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, which is the ratio of product PV and nRT. Mathematically this.
For ideal gas, Z is equal to 1 at all temperature and pressure because PV is equal to nRT. The graph of Z versus P will be straight line parallel to pressure axis. देखिए फिगर 5.12 अगर मैं देखूं तो ये वाली फिगर है Z वर्सेस P ग्राफ। तो इसमें देखिए आइडियल गैस का ग्राफ क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि Z की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। For gases which deviate from ideality, the value of Z deviate from unity. At very low pressure, all gases shown have Z almost equal to 1 and behave as ideal gas. At high pressure, all the gases have Z less than 1, greater than 1. These are more difficult to compress. And at intermediate pressure, most gases have Z less than 1. ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, एक सेकेंड। Thus gases show ideal behavior when वॉल्यूम, तो गैसेज आइडियल बिहेवियर कब शो करते हैं, व्हेन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज सो दैट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू इट। अब आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 3 चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा है एक तो वेरी लो प्रेशर्स पे, जब वेरी लो प्रेशर्स होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वेरी हाई, वेरी लार्ज, तो वो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करेंगी हर गैस। फिर इन्होंने कहा मॉडरेट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर पे Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है और हाई प्रेशर्स पे गैसेस में Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये Z इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, ये 1 है, यहाँ Z लेस देन 1 है और यहाँ Z ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो होता क्या, हर गैस कैसे मूव ऑन करती है, ये देखिए, ये थोड़ा सा कांस्टेंट रहा ऐसे और फिर ऐसे, ये थोड़ा सा कांस्टेंट रहा फिर ऐसे। तो मतलब एक बहुत छोटा टेम्परेचर, देखो बॉयल्स टेम्परेचर और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बॉयल्स टेम्परेचर में थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन तक प्रेशर ये रहेगा, इसमें तो बस ये एकदम से उठेगा। बट वेरी लो प्रेशर 0.001 atm पर जो गैसेस होंगी वो रियल आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। इसको आप बॉयल्स टेम्परेचर से कंफ्यूज मत होइए। ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि हमने इस ग्राफ को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक किया है एट वेरी लो प्रेशर, जब Z की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। एक किया है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है। और एक किया है एट हाई प्रेशर, जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हालांकि जब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये एकदम से यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब ये कर्व ऐसे नहीं है कि ऐसे शुरू हो, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से सीधा ही शुरू हो रहा है। थोड़ा सा Z इक्वल टू 1 पे नहीं रह रहा, बट यहाँ पे आपने जैसे थ्योरी में लिख दिया तो ये थोड़ा सा Z इक्वल टू 1 के लिए रहेगा, फिर नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो वो हमें Z इक्वल टू 1 दिख नहीं पा रहा है इस ग्राफ में, क्योंकि इन्होंने थोड़ा, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। इन अदर वर्ड्स बिहेवियर ऑफ अ गैस बिकम मोर आइडियल व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो, क्योंकि प्रेशर जब बहुत लो होता है तो वॉल्यूम बहुत हाई होता है और गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो उनमें अट्रैक्शन नहीं हो पाता। अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस विल फॉलो द आइडियल गैस लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड इट्स टेम्परेचर। कह रहे हैं कि कितने प्रेशर तक वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो उसकी नेचर पे और उसका बॉयल्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट। ये वाली लाइन आई होप क्लियर होगी, क्योंकि मैंने लेक्चर में भी बता रखी है अपने। बॉयल पॉइंट ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर।
अबव देयर बॉयल पॉइंट रियल गैसेस शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी एंड z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अगर मैं किसी के भी बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर जाऊंगी, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, z यहाँ पे इक्वल टू 1 है, ये मेरा एक टेम्परेचर था T1, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और T2 कर दिया, फिर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और TB कर दिया। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी ना सेम गैस का, तो वो ऐसा बिहेवियर शो करेगी T3, वेयर T3 इज़ ग्रेटर देन TB इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर गैस का टेम्परेचर TB से बढ़ाती हूँ तो वो सिर्फ पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, z ग्रेटर देन 1 के रीजन में लाई करता है। अगर मैं TB से नीचे जाऊँगी तो वो z लेस देन 1 की रेंज में लाई करेगा। तो यही कह रहे हैं कि अबव देयर बॉयल पॉइंट, मतलब अगर मैं TB से ज़्यादा टेम्परेचर दूंगी तो रियल गैसेस सिर्फ पॉजिटिव वाले रीजन में ही रहेंगे और z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल। ये कहना चाहते हैं कि जब z ग्रेटर देन 1 रहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत फीबल होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, मैंने जब एक्सप्लेन कर रही थी ये ग्राफ, तो मैंने बताया था कि इसमें हम जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने कौन सी टर्म नेग्लेक्ट करनी है, तो मैंने कहा था स्मॉल a को आप नेग्लेक्ट करोगे हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। तो जब z ग्रेटर देन 1 होता है तो इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वेरी फीबल होते हैं, तभी हम a वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए जिसने मेरा हर लेक्चर देखा है ना उसको ये सब बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, और जिसने नहीं देखा और जो सीधा यहाँ आए हैं, मेरा ही नहीं किसी का भी देख लीजिए आप, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ की बहुत नॉलेज है तभी मैं हर पॉइंट को उतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही, नहीं तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा लेक्चर होगा। मैंने हर एक पॉइंट को अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है कि ये लाइन इससे कैसे कोरिलेट कर रही है। तो बिलो बॉयल टेम्परेचर रियल गैसेस फर्स्ट शो डिक्रीज इन z। तो देखिए कि अगर मैं बॉयल टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर लाऊं ये वाले ग्राफ में, तो पहले वो नेगेटिव डिविएशन शो कर रही है, फिर एक मिनिमम पॉइंट तक आई और उसके बाद उसका ग्राफ इंक्रीज होने लगा अगर मैं बॉयल टेम्परेचर से नीचे जा रही हूँ। तो बिलो बॉयल टेम्परेचर रियल गैसेस फर्स्ट शो डिक्रीज इन z वैल्यू विद इंक्रीजिंग प्रेशर विच रीचेज अ मिनिमम वैल्यू। ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर वैल्यू ऑफ z इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली। Above explanation show that at low pressure and high temperature gases show ideal behavior. These conditions are different for different gases. Okay. More insight is obtained in the significance of z if we note the following derivation. ये लिखा इन्होंने PV upon nRT z, where यहाँ पे V क्या है, V real. If the gas shows ideal behavior देन V आइडियल विल बी इक्वल टू nRT अपॉन P। इसको डिवाइड किया और ये इक्वेशन लिया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स जब मैं बता रही थी तब बता दिया था, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगैन। From figure equation 5.34 we can see that compressibility factor is the ratio of actual molar volume of a gas to the molar volume of it if it were an ideal gas at that temperature and pressure. In the following sections, अब जो upcoming sections है, we will see that it is not possible to distinguish between gaseous state and liquid state, and that liquid may be considered as continuation of gaseous phase into a region of स्मॉल वॉल्यूम्स एंड वेरी हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो ये मैंने कल वाले लेक्चर जो मैंने 11 मिनट का अपलोड किया उसमें ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ये वाला लाइन। तो आई होप आप वो देखें और उससे समझ लें ये वाली लाइन। तो अब हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। लिक्विफैक्शन को ही हम लिक्विफिकेशन भी कह देते हैं। लिक्विफैक्शन एंड लिक्विफिकेशन आर सिमिलर टर्म्स। उसके बाद हमारा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बचेगा, फिर हमारा थोड़े बहुत पॉइंट्स बचेंगे, फिर हमारा जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी ये लेक्चर 38 मिनट्स का हो चुका है, तो इसको यहीं ऐड करते हैं ताकि हमारा लेक्चर ना फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता इजीली। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड तब तक पढ़ते रहिए।